वेलकम इन हेल्थ सीजियो। मस्कुलर सिस्टम इज़लाती निज़ाम। मसल्स, जिसको उर्दू ज़बान में इज़लात या पट्ठे कहा जाता है, इंसानी जिस्म में 249 जोड़े यानी कि 498 इज़लात मौजूद हैं जो कि इंसानी ढांचा के साथ पेवस्त होते हैं। मसल्स, जिनको इज़लात या पट्ठे कहा जाता है, ये क्या होते हैं और किस तरह से अपना काम सरअंजाम देते हैं, तो इसके लिए स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करते हैं। मसल्स में बी डिफाइंड एज द कंट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी। पट्ठा यानी कि इज़लात एक ऐसा टिश्यू है जो सिकुड़ने पर जिस्मानी हरकत का मौजिब होता है। तो ये बात अब आपको वाज़िया हो गई कि इज़लात भी टिश्यू से मिलकर ही बने होते हैं और ये इंसानी जिस्म में ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सिकुड़ने और फैलने से हरकत पैदा होती हैं। मसल टिश्यू इज़ composed ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स कंटेनिंग कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इज़लाती टिश्यूज़ असल में मुख्तलिफ तरह के खुलियात से मिलकर बने हुए होते हैं जिनके अंदर सिकुड़ने और फैलने वाली प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि इज़लाती टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं, तो इसका जवाब है कि इज़लाती टिश्यूज़ मुख्तलिफ तरह के खुलियात से मिलकर बने हुए होते हैं और इन खुलियात के अंदर मुख्तलिफ तरह की सिकुड़ने और फैलने वाली प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। The structural biology of these proteins generates the forces necessary for cellular contraction, which drives movements within certain organs and the body as a whole. बायोलॉजी की साख्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन्स असल में कुव्वत पैदा करती हैं जो कि सेल को सिकुड़ने और फैलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि सेल को सिकुड़ने और फैलने के लिए ऐसी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसको सिकुड़ने और फैलने में मदद दें। इसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही ऑर्गन्स यानी कि जो इज़ा होते हैं वो हरकत के काबिल होते हैं। जब इज़ा हरकत करेंगे तो फिर ही इंसानी जिस्म हरकत करने के काबिल होगा। मोस्ट मसल सेल्स आर ऑफ mesodermal in origin and their differentiation occurs mainly by a gradual process of the lengthening। सबसे पहले लफ्ज़ आप mesodermal को समझ लें कि ये क्या है। mesodermal असल में एक जर्म लेयर होती है जो कि एम्ब्रियोज में पाई जाती है और ये मुख्तलिफ इक़साम के टिश्यूज़ बनाने में मदद देती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ज़्यादातर जो इज़लात के सेल्स होते हैं यानी कि खुलिये जो होते हैं, इस मसल्स के जो इज़लात के जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर मेसोडर्मल से अखज़ किए गए हैं जो कि एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ होते हैं। वो किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं? उनकी लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। द मसल्स टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इंसानी जिस्म के कुल वज़न में से तकरीबन 40 से 50% हिस्सा इज़लाती टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। मसल सेल इज़लाती खुलिये। अ मायोसाइट आल्सो नोन एज अ मसल सेल और मसल फाइबर इज़ द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन मसल टिश्यू। इज़लाती खुलिये का नाम एनाटॉमी की ज़बान में मायोसाइट है, यानी कि हम एनाटॉमी में इसको मायोसाइट का नाम देते हैं जो कि दो अल्फाज का मरकब है। मायो का मतलब मसल है और साइट का मतलब सेल है, यानी कि इज़लाती खुलिये। आप इनको मसल सेल भी कह सकते हैं, आप इनको मसल फाइबर का नाम भी दे सकते हैं। तो ये बात अब आपको वाज़िया हो गई कि एनाटॉमी में हम मसल सेल्स को मायोसाइट के नाम से जानते हैं। ये वो खुलिये होते हैं जो कि इज़लाती टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो ये बात हमें वाज़िया हो गई कि इज़लाती टिश्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के खुलियात मौजूद होते हैं। मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल से मुराद इंसान और जानवर हैं। तो ये बात साबित होती है कि इंसान और जानवर दोनों ही इज़लाती टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं और उनके अंदर
पाए जाने वाले इज़लात काफ़ी ज़्यादा नरम टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। मसल सेल्स contain proteins filament that slide past one another producing a contraction that changes both the length and shape of the cell। ये इज़लाती खुलिये मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स रखते हैं और ये प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ तरह के फिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो फिलामेंट्स रखती हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं? ये लंबे लंबे धागे होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर तरतीब से पाए जाते हैं और ये इस तरह से तरतीब में होते हैं कि ये सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत रखते हैं। इनके इस सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही क़ुव्वत और हरारत पैदा होती है और इज़लात हरकत करने के काबिल होते हैं। इनकी ये लंबाई और शक्ल तब्दील होती रहती है, यानी कि अगर एक खुलिये के अंदर उनकी लंबाई और शक्ल और है तो दूसरे खुलिये के अंदर उनकी शक्ल और लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी और इस तरह ये हरकत करते हैं और इज़ा हरकत करने के काबिल बनाते हैं। देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मायोसाइट्स। इज़लाती खुलिये मुख्तलिफ तरह के सेल्स रखते हैं। वो कौन से सेल्स हैं या फिर मसल्स की कितनी इक़साम है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली किस्म है स्मूथ मसल सेल्स, दूसरी है स्केलेटल मसल सेल्स और तीसरे हैं कार्डियक मसल सेल्स। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम को डिटेल के साथ पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे। मसल फंक्शन, इज़लात क्या काम करते हैं या फिर इंसानी जिस्म में इज़लात का क्या रोल है। पहला फंक्शन है मसल्स फंक्शन टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। इज़लात का अहम काम क़ुव्वत और हरारत पैदा करना है जिसकी वजह से इंसानी जिस्म हरकत करने के काबिल होता है। दूसरा अहम काम है दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर। दूसरी इनका अहम ज़िम्मेदारी ये है कि ये इंसानी जिस्म की साख्त को बरकरार रखने और उसके पोस्चर की तब्दीली में भी अपना किरदार अदा करते हैं। पोस्चर से ये मुराद है कि जब इंसान हंसता है या फिर रोता है तो उसके इज़लात ये वाज़िया करते हैं कि इंसान किस हालत में है। इसको कहते हैं चेंजिंग पोस्चर। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लोकोमोशन। लोकोमोशन दो अल्फाज का मरकब है। लोको का मतलब होता है लोकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, मोशन का मतलब होता है हरारत। इस तरह से लोकोमोशन से मुराद ये है कि हरारत से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। एज़ वेल एज़ मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इसके अलावा मसल्स का एक अहम काम ये है कि ये अंदरूनी अज़ा की हरकत का भी मौजब बनते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सच एज़ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, दिल के सिकुड़ना और फैलना। दिल के सिकुड़ने और फैलने की वजह उसमें मौजूद इज़लात होते हैं। दिल के इज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं तो उसकी वजह से ही दिल हरकत करने के काबिल होता है। एंड द मूवमेंट्स ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस असल में छोटी आंत की हरकत को कहा जाता है। इससे वो उर्दू ज़बान में बिल्कुल कीचवे जैसी हरकत कहते हैं, जो कि हमने निज़ाम के चैप्टर में बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर इज़लात क्या काम करते हैं उस पर बात करते हैं। इंसानी निज़ाम के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर एसोफेगस हो गई, मैदा है या फिर छोटी आंत और बड़ी आंत है, तो उनमें खुराक का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना असल में जो है वो इज़लात की हरकत के ऊपर ही डिपेंड करता है। इज़लात की हरकत को हम निज़ाम के अंदर पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं, यानी कि कीचवे जैसी हरकत। उसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टालसिस के अंदर क्या होता है कि इज़लात सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। उनके सिकुड़ने और फैलने से हरकत पैदा होती है, तो यूँ खुराक खाई हुई जो खुराक है वो एक जगह से दूसरी जगह बासानी हरकत कर जाती है। मसल्स की पहली किस्म है स्मूथ मसल। द स्मूथ मसल इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट्स फाइबर्स डू नॉट शो क्रॉस स्ट्राइशंस अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप में इज़लात को देखते हैं तो हमें स्मूथ मसल कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि इनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स
या फिर फाइबर्स बिल्कुल अपनी तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं, ना कि ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं यानी कि स्ट्राइएटेड हालत में होते हैं, बल्कि ये बिल्कुल तरतीब के साथ पाए जाते हैं, जैसा कि आपको साथ वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर हर सेल नज़र आ रहा है। द स्मूथ मसल इज़ मेनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हालो विजरास वेयर इट फंक्शंस टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ल्यूमन्स। अब बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स इंसानी जिस्म में कहाँ पर वाक़या होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि स्मूथ मसल्स इंसानी जिस्म में खून की शरियानों यानी कि ब्लड वेसल्स की दीवारों पर मौजूद होते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद जो खून की शरियानें हैं, जिसमें शामिल हैं आर्टरीज़ और वेंस, उनकी जो दीवारें होती हैं वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। एंड हालो विजरास, ये हालो विजरास क्या होते हैं? इनको खोखले इज़ा कहा जाता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, गाल ब्लैडर, रेक्टम और ब्लैडर वगैरह, ये तमाम के तमाम हॉलो विजरास कहलाते हैं। इनमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर इनका काम ल्यूमन के साइज़ को यानी कि ल्यूमन की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ल्यूमन के बारे में नहीं पता तो वह मैं आपको बता दूं कि ल्यूमन क्या होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप पानी वाले पाइप को देखें तो पानी वाले पाइप का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो सुराख होता है जहाँ से पानी गुजरता है, उस हिस्से को हम ल्यूमन का नाम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेप की कि स्मूथ मसल्स की शक्ल किस तरह की होती है। द स्मूथ मसल सेल्स आर फ्यूजीफॉर्म इन शेप डेट इज़ टेपरिंग एट बोथ एंड्स। ये फ्यूजीफॉर्म कौन सी शक्ल होती है, पहले इसको समझ लें। इससे ये मुराद है कि कोनों से पतले और तंग होना। जैसा कि आपको साथ वाली तस्वीर में स्मूथ मसल्स के सेल्स वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं कि ये खुलिए दरमियान से मोटे हैं, जबकि कॉर्नर से कोनों से ये पतले और तंग हैं। तो अब हमें ये बात मालूम हो गई कि स्मूथ मसल की शक्ल फ्यूजीफॉर्म की तरह की होती है। इसके बाद बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की कि जो स्मूथ मसल्स के सेल हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन किस तरह से होती है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर्स इज़ एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। लफ्ज़ ट्राइलेमिनर से क्या मुराद है? ट्राई का मतलब होता है तीन और लेमिनर का मतलब होता है तहें, यानी कि तीन तहें, मेम्ब्रेन्स की तीन तहें पाई जाती हैं। हैविंग अ थिन लेयर कोटिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स को समझें कि ये क्या है। खुलिए की जो बैरूनी इतराफ़ होती है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर खुलिए की बैरूनी इतराफ़ में कवरिंग जो पाई जाती है जो कि शुगर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। स्मूथ मसल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनकी जो बैरूनी मेम्ब्रेन है, बैरूनी झिल्ली है, वो असल में दो या दो से ज़्यादा यानी कि तीन तरह की तहों से मिलकर बनी हुई होती है और जिसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनना। अब आप चलते हैं साथ वाली तस्वीर में, उसमें देखते हैं कि हमें स्मूथ मसल्स के बारे में क्या क्या नज़र आता है। अगर आप सबसे पहले तस्वीर को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर हर खुलिया एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ जुड़ा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है इसमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस। हमें हर सेल के अंदर वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसके बाद सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो हमें ये मालूम होता है कि हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वाज़िया तौर पर हमें नज़र आ रही है। इसके बाद सार्कोप्लाज्म आता है जिसका जिक्र हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर करेंगे कि ये क्या है। सार्कोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये साइटोप्लाज्म होता है। अगर इंसानी जिस्म में के खुलियों के अंदर ये
साइटोप्लाज्म पाया जाएगा तो हम उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, लेकिन अगर ख़ास कर ये मसल्स में पाया जाएगा तो हम इसको सार्कोप्लाज्म का नाम देंगे। खैर, इसको आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्या स्मूथ मसल के खुलियों में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम स्लाइड को रीड करते हैं। न्यूक्लियस, ई स्मूथ मसल सेल कंटेन्स आर सिंगल रॉड शेप्ड न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन ऑफ द फ्यूजिफॉर्म। जब हम स्मूथ मसल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उसमें पाए जाने वाले खुलिये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, जैसा कि आपको साथ वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाई दिया गया है। हर सेल एक दूसरे सेल के साथ तरतीब के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी शक्ल बिल्कुल फ्यूजिफॉर्म से मिलती जुलती है। फ्यूजिफॉर्म किसको कहा जाता है? दरमियान से मोटा होना और कोनों से पतले और तंग होना। तो ये बात हमें वाज़िया हो गई कि स्मूथ मसल के अंदर पाए जाने वाले खुलिये फ्यूजिफॉर्म की तरह के होते हैं, यानी कि दरमियान से मोटे और कोनों से पतले और तंग। और हर खुलिये के अंदर हमें वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। स्मूथ मसल के हर खुलिये के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस की शक्ल बिल्कुल रॉड शेप की तरह होती है। तो ये बात हमें वाज़िया हो गई कि स्मूथ मसल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। एग्जाम्पल शोज दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अ स्मूथ मसल सेल्स इज डोमिनेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स कॉल्ड द मायोफिलामेंट्स। जैसा कि साथ वाली तस्वीर में हमें नज़र आता है कि वहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो ये बात वाज़िया हो गई कि उसमें साइटोप्लाज्म लाजमी से पाया जाएगा, यानी कि स्मूथ मसल के हर खुलिये के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म वाज़िया तौर पर नज़र आता है और इसमें कुछ लंबे लंबे धागे भी पाए जाते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स का नाम देते हैं। ये लफ्ज़ मायोफिलामेंट्स दो अल्फाज का मरकब है। मायो का मतलब मसल्स यानी कि इज़लात है और फिलामेंट्स का मतलब लंबे लंबे धागे हैं जो कि सिकुड़ते और फैलते हैं। टू वेराइटीज़ ऑफ मायोफिलामेंट्स में बी डिस्टिंग्विश। हम मायोफिलामेंट्स की दो तरह की इकसाम को देखते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें पहले नंबर पर है मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स आर ऑफ थिन एक्टिन टाइप रेंजिंग फ्राम 5 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। ज़्यादातर जो फिलामेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक और पतले होते हैं और इस तरह के इकसाम को हम एक्टिन का नाम देते हैं और इनका डायमीटर तकरीबन 5 से 7 नैनोमीटर तक का होता है। दूसरी वैरायटी है सम थिक मायोसिन फिलामेंट्स 10 to 15 नैनोमीटर्स इन डायमीटर आर आल्सो प्रेजेंट। दूसरी किस्म के जो फिलामेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और इनको हम मायोसिन का नाम देते हैं और इनका डायमीटर तकरीबन 10 से 15 नैनोमीटर का होता है। मसल्स की दूसरी अहम किस्म स्केलेटल मसल है। द स्केलेटल मसल मेक्स द फ्लैश और मीट ऑफ एनिमल्स। इंसान और जानवरों के जिस्म का गोश्त स्केलेटल मसल से ही बना हुआ होता है। फ्लैश को उर्दू ज़ुबान में गोश्त कहा जाता है और मीट को भी गोश्त कहते हैं। तो ये बात वाज़िया हो गई कि इंसान और जानवरों का गोश्त स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। इन फ्रेश स्टेट इट हैज़ अ पिंक कलर। अगर हम ताज़गी की हालत में गोश्त को देखते हैं तो हमें इसका रंग गुलाबी नज़र आता है। इन द स्केलेटल मसल द मसल्स फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फेसिकुलाई। स्केलेटल मसल के अंदर जो खुलिये पाए जाते हैं यानी कि जो फाइबर्स मौजूद होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं और वो ग्रुप मिलकर एक बंडल की हालत इख्तियार करते हैं और इस बंडल्स को हम फेसिकुलाई का नाम देते हैं। ये तमाम बातें हम साथ वाली तस्वीर में देखते हैं कि ये क्या वाकई हमें ऐसा नज़र आता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप तस्वीर को गौर से ऊपर वाली तस्वीर को देखें तो वहाँ पर आपको इंसानी बाजू की तस्वीर नज़र आएगी। इंसानी बाजू यानी कि हुमरस के ऊपर वाज़िया तौर पर आपको इज़लात की तह नज़र आ रही है।
इज़लात आपको सुर्ख रंग के अंदर यानी कि गुलाबी रंग में वाज़िया तौर पर नज़र आएंगे। इसके साथ साथ इज़लात के साथ आपको टेंडन्स और हड्डी भी नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से इज़लात को ले लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आते हैं। अगर हम इज़लात के एक हिस्से, एक टुकड़े को निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि वाकई ही स्केलेटल मसल्स बंडल की सूरत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप इसको 1 नंबर तस्वीर में वाज़िया तौर पर इज़लाती बंडल देख सकते हैं। अब इस बंडल में से हम एक हिस्सा निकाल लेते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर हम उसमें से निकाल लेते हैं। अब उसको हम निकाल के जब मज़ीद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें 2 नंबर वाली तस्वीर नज़र आती है। ये 2 नंबर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर उन बंडल्स में मौजूद जो फाइबर्स हैं उसमें भी मौजूद जो हैं वो आपको आगे मज़ीद ग्रुप जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं फेसिकल। ये फेसिकल जो है ये अब आपको वाज़िया हो गया कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रुप्ड बंडल्स बने हुए हैं, उनको हम फेसिकल का नाम देते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ को निकाल लेते हैं, यानी कि एक फाइबर को वहाँ से हम निकाल लेते हैं। जब हम उसे मज़ीद तफसील के साथ पढ़ते हैं तो हमें 3 नंबर वाली तस्वीर नज़र आती है जो कि मसल फाइबर को शो कर रही है, यानी कि इज़लात के खुलिये। अब उसमें से एक इज़लाती खुलिया हम निकाल लेते हैं। एक इज़लाती खुलिये को हम मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। मायोफिब्रिल्स 2 अल्फाज का कम्बिनेशन है। मायो का मतलब इज़लात है और फिब्रिल का मतलब होता है धागे, यानी कि मायोफिब्रिल से मुराद है लंबे बारीक धागों की तरह जो एक ही सिमत में मौजूद हों और मिलकर वो इज़लात बनाएं, उनको हम मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। और ये आप 4 नंबर वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो मायोफिब्रिल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसका एक हिस्सा निकाल के हम मज़ीद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें 5 नंबर वाली तस्वीर नज़र आएगी। तो हमने उसका जो एक हिस्सा निकाला है, हमें उस हिस्से में क्या चीज़ नज़र आई है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो इस सार्कोमियर वाले हिस्से में हमें क्या क्या नज़र आता है, इसमें शामिल हैं एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन हम पिछली स्लाइड के अंदर जान चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ा दूं, बता दूं कि एक्टिन मायोसिन क्या है। ये असल में दोनों प्रोटीन्स होती हैं जो कि हर तरह के इज़लात के टिश्यूज़ में पाई जाती हैं और ये इकट्ठी होकर काम करती हैं जिससे इज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने से हरकत पैदा होती है और इस तरह से टिश्यूज़ हरकत में आते हैं। इसके बाद आप सबसे ऊपर देखें तो आपको जेड लाइन लिखा हुआ नज़र आएगा। जेड लाइन से क्या मुराद है, एक सार्कोमियर जो है उसको हम जेड लाइन कहते हैं, यानी कि एक जो सार्कोमियर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, जेड लाइन। तो यहाँ पर आपको स्केलेटल मसल के बारे में मालूम हो गया कि ये कितनी पेचीदगी के साथ इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं। शेप ऑफ द स्केलेटल मसल। The skeletal muscle fibers are cylindrical in shape, the ends tapering or being somewhat rounded at the junction of muscle tendon. स्केलेटल मसल के अंदर पाए जाने वाले खुलियों की शक्ल बिल्कुल सिलेंडर की तरह होती है, यानी कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं। ये बात हम पिछली तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख चुके हैं कि इनकी शक्ल बिल्कुल सिलेंडर के साथ मिलती जुलती होती है और इनके जो आखिरी हिस्से हैं वो थोड़े से गोल होते हैं। ख़ास तौर पर जब इज़लात और टेंडन आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर इनकी जो शक्ल है, इनके जो कोने हैं वो बिल्कुल आगे से राउंडेड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। स्केलेटल मसल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा भी कहते हैं। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि 2 अल्फाज का मरकब है। सार्को का मतलब होता है गोश्त और लेमा का मतलब होता है शित। इट इज़ एन ऑर्डिनरी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिक कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस।
हमें ये मालूम होता है कि इन खुलियों के ऊपर भी 3 तरह की तहें मौजूद होती हैं, जो कि एक मोटी ग्लाइकोकैलिस के साथ कवर होती हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लाई की। स्केलेटल मसल के अंदर न्यूक्लाई मौजूद होता है या नहीं। इन ईच फाइबर न्यूक्लाई आर न्यूमरस। तो हमें ये बात वाज़िया हो गई कि एक फाइबर के अंदर ज़्यादातर न्यूक्लाई मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल के खुलियों में मौजूद साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इन रूटीन परपेशंस द सार्कोप्लाज्म इज सीन टू बी ऑक्युपाइड मेनली बाय लॉन्ग cylindrical parallel filamentous elements 1 to 3 micrometer in diameter. These are called myofibrils. सार्कोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, ये स्केलेटल मसल की खुलियों में लंबाई के रुख सिलेंडर की तरह और बिल्कुल लंबे लंबे धागों की सूरत में मौजूद होते हैं और इनका डायमीटर 1 से 3 माइक्रोमीटर तक का होता है। इनको हम मायोफिब्रल्स कहते हैं। Relatively clearly, sarcoplasm is found around the nuclei beneath the sarcolemma. ज़्यादातर जो सार्कोप्लाज्म है वो हमें वाज़िया तौर पर न्यूक्लाई के करीब तर और सार्कोलेमा के नीचे नज़र आते हैं। It contains a small Golgi complex, numerous mitochondria, also called sarcosomes, smooth endoplasmic reticulum, and is few ribosomes. जैसा कि हमने एक आम खुलिये के बारे में जब पढ़ा था तो हमने वहाँ पर ये देखा था कि सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिज इस साइटोप्लाज्म में चलती और तैरती हुई हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि स्केलेटल मसल के जो खुलिये हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इस साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं और इसमें भी तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं छोटी सी गोल्जी कम्प्लेक्स, ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम भी देंगे, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल में पाया जाएगा उसको हम सार्कोसोम्स के नाम से जानेंगे। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ राइबोसोम्स भी हमें स्केलेटल मसल के खुलिये में नज़र आते हैं। द सार्कोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड अ फ्यू लिपिड ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा स्केलेटल मसल का जो साइटोप्लाज्म है, जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, इसमें ग्लाइकोजन के भी कुछ दाने और लिपिड के भी कुछ ड्रॉप हमें नज़र आते हैं। मसल की तीसरी किस्म है कार्डियक मसल। कार्डियक कहा जाता है हार्ट को, यानी कि दिल को, और मसल कहते हैं इज़लात को। तो इस तरह से दिल के इज़लात को हम कार्डियक मसल का नाम देते हैं। द कार्डियक मसल इज़ इनवॉलेंट्री बट स्टाइएटेड। दिल के इज़लात गैर अरादी इज़लात होते हैं। ये गैर अरादी इज़लात यानी कि इनवॉलेंट्री मसल से क्या मुराद है? ये वो इज़लात होते हैं जिन पर हमें कोई इख्तियार नहीं है और वो खुद ब खुद अपने अपने इफ़ाल जारी रखते हैं। इनको हम गैर अरादी इज़लात यानी कि इनवॉलेंट्री मसल का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये बात हमें वाज़िया हो गई कि जो दिल के इज़लात हैं वो गैर अरादी इज़लात हैं और इन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। बट स्टाइएटेड, अब ये स्टाइएटेड क्या है? इसके लिए आप साथ वाली तस्वीर देखें तो वहाँ पर आपको ये बात वाज़िया हो गई कि दिल के जो इज़लात हैं वो सुकड़े हुए इज़लात हमें नज़र आते हैं। स्टाइएटेड से मुराद है सुकड़ने वाले इज़लात जिनके रेशे धारियों की शक्ल में नज़र आते हैं। और ये बात हमें साथ वाली तस्वीर में यकीनी हो गई कि दिल के इज़लात इनवॉलेंट्री भी हैं और स्टाइएटेड भी हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम, और ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल के अंदर ही पाए जाते हैं। मायोकार्डियम दो अल्फाज का मरकब है। मायो कहते हैं मसल्स यानी कि इज़लात को, और कार्डियम कहा जाता है हार्ट यानी कि दिल को, और इस तरह से दिल के इज़लात को हम मायोकार्डियम का नाम देते हैं। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर ही पाए जाते हैं। द कार्डियक मसल सेल्स फाइबर्स are aligned in the form of a chain with complex junctions between their ends.
ये जो दिल के इज़लात हैं, इनके जो खुलिये हैं, उनके जो आखिरी हिस्से होते हैं, जो दिल के इज़लात के अंदर मौजूद जो खुलिये हैं, उनके जो आखिरी हिस्से हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उनका आखिरी हिस्सा मालूम करना बहुत ही मुश्किल है। और ये तमाम के तमाम एक चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं, लेकिन इनके जो आखिरी हिस्से हैं, इनके जो जंक्शंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, पेचीदा हैं, जिस वजह से ये मालूम करना मुश्किल है कि इनका आखिरी हिस्सा कौन सा है। द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ मैनी पैरेलल फाइबर्स विद न्यूमरस क्रॉस बीम्स गिविंग द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ अ स्निक्टियल नेटवर्क। सबसे पहले लफ्ज़ स्निक्टियल नेटवर्क को समझ लें। नेटवर्क कहा जाता है जाल को, और स्निक्टियल कहते हैं एक बहुत बड़ा सारा सेल जो कि ज़्यादा खुलियों से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम कहते हैं स्निक्टियल। तो अब ये बात हमें मालूम हो गई कि जो दिल के इज़लात हैं उनकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आती है कि इनमें मौजूद जो फाइबर्स हैं वो पैरेलली पाए जाते हैं, और ये इस तरह से हैं जैसे कि एक बीम की शक्ल होती है। ये क्रॉस बीम क्या होते हैं? क्रॉस बीम असल में ये मुराद है कि एक लाइन अगर आपने सीधी लगाई है तो दूसरी लाइन आप उसके बिल्कुल जो है वो उल्ट लगाते हैं, तो इस तरह से ताना बाना की जो हालत होती है उसको हम क्रॉस बीम्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो हैं, जैसा कि साथ वाली तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ताने बाने की शक्ल में पाए जाते हों। तो इस तरह से इनकी जो शक्ल है, इनकी जो अपीयरेंस है, उसको हम स्निक्टियल नेटवर्क का नाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं साथ वाली तस्वीर में। वहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर ऊपर में दिल नज़र आ रहा है, वहाँ से हमने छोटा सा एक टुकड़ा इज़लात का निकाला। जब हमने उसको तस्वीर में देखा तो हमें कुछ उस तरह से नज़र आया जैसा कि आपको ऊपर वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो ये बात हमें वाज़िया होती है कि ये इज़लात जो हैं स्ट्राइएटेड फॉर्म में हैं, यानी कि बिल्कुल धारियों की शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं, और इनके जो कोने हैं वो हमें वाज़िया नहीं हो रहे। इनके जो जंक्शंस हैं, इनके जो एंड्स हैं, वो हमें खुलियों के बिल्कुल भी वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद हम एक छोटा सा जो फाइबर है, एक जो सेल है, एक जो स्ट्राइएटेड फॉर्म है, एक लाइन जो है, उसको निकाल के हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो हमें इसमें और क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जब हमने उस एक लाइन की जो है वो मज़ीद माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो हमें ये मालूम हुआ कि उन खुलियों के अंदर वाज़िया तौर पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें नज़र आया, मायोफिब्रिल्स हमें उसके अंदर नज़र आए हैं। ये मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स असल में लंबे और बारीक धागों की तरह होते हैं जो एक ही सिमत में मौजूद हों और मिलकर जो है ये इज़लात बनाएं। तो ये हमें वाज़िया हो गया कि हमें दिल के इज़लात में मायोफिब्रिल्स नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, और इसके साथ इंटरकलेटेड डिस्क भी नज़र आ रही है। ये इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती है? इंटर कहते हैं दरमियान को, और कलेटेड डिस्क से क्या मुराद है? जहाँ पर खुलिये आपस में जुड़ते हैं उसको हम इंटरकलेटेड डिस्क का नाम देते हैं, और ये हमें वाज़िया तौर पर दिल के इज़लात में नज़र भी आ रहे हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स। द कार्डियक मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड ब्रांचिंग सेल्स विद इरेगुलर कंटोर्स एट देयर जंक्शन। दिल के इज़लात की जो फाइबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबूतरे होते हैं और इनके खुलिये शाखों की सूरत में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर खुलियों का जो आखिरी हिस्सा होता है, यानी कि जो जंक्शंस हैं, वहाँ पर ये बेतरतीब शक्ल में हमें नज़र आते हैं। कंटोर्स का मतलब होता है शक्ल। तो ये बात हमें वाज़िया हो गई कि ये जो सेल्स हैं ये शाखों की सूरत में पाए जाते हैं और इनके आखिरी हिस्से जो हैं वो हमें बेतरतीब शक्ल में नज़र आते हैं। दे शो अ क्रॉस स्ट्राइएटेड बैंडिंग पैटर्न आइडेंटिकल टू डेट ऑफ द स्केलेटल मसल। दिखने में ये हमें बिल्कुल क्रॉस स्ट्राइएटेड के बैंड्स की तरह नज़र आते हैं। स्ट्राइएटेड के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कि सिकुड़ने वाली इज़लात जिनके रेशे जो हैं वो हमें धारियों की शक्ल में नज़र आते हैं, और ये रेशे जब एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में पाए जाते हैं तो इनको हम क्रॉस स्ट्राइएटेड कहते हैं। ये बिल्कुल बैंडिंग पैटर्न की तरह मौजूद होते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर मालूम होती है कि जो दिल के इज़लात के फाइबर्स हैं वो क्रॉस स्ट्राइएटेड होते हैं
और हमें यूँ लगता है जैसा कि ये स्केलेटल मसल के साथ मिलते जुलते हों। इसके बाद बात करते हैं कि कार्डियक मसल सेल्स के अंदर क्या न्यूक्लियस मौजूद होता है या फिर नहीं। यूजली अ सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द ईच कार्डियक मसल सेल्स। दिल के इजलात के हर एक खुलिये के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उस न्यूक्लियस की जो शक्ल है वो बेज़वी होती है, ओवल की तरह होती है और ये खुलिये के दरमियानी हिस्से में वाक़या होता है। Sarcoplasm. In cardiac muscle fibers, the sarcoplasm is more abundant, due to which the cross striations are not as clear as in the skeletal muscle cells. दिल के इज़लात की जो फाइबर्स हैं इनमें सार्कोप्लाज्म बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद होता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं वो इस तरह से वाज़िया नहीं होती जैसे कि हमें स्केलेटल मसल के खुलियों में वाज़िया होती है। इन एडिशन टू मायोफिब्रिल्स, द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स द यूजुअल सेल ऑर्गेनेलिज इंक्लूडिंग द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स लंबे बारीक धागों की तरह होते हैं जो कि एक ही सिमत में मौजूद हों और ये मिलकर इज़लात बनाएं। तो अगर हम इनको भी एडिशन करें तो हमें सार्कोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलिज भी नज़र आती हैं, जिनमें शामिल हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आम खुलिये के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है और अगर हम मसल्स में इसको पढ़ेंगे तो तब हम इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे। इंक्लूजन्स लाइक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड फैट ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन के कुछ दाने भी पाए जाते हैं और चर्बी के कुछ कतरे भी सार्कोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। लाइपोफस्किन पिगमेंट में भी प्रेजेंट इन कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ द ओल्ड पीपल्स। ये जो बूढ़े लोग होते हैं इनमें हमें लाइपोफिस्किन के कुछ रंगत नज़र आती है। ये लाइपोफिस्किन क्या होता है? ये असल में येलो ब्राउन किस्म का पिगमेंट होता है, यानी कि येलो ब्राउन पीला और भूरे रंग के जो कम्बिनेशन है उस ग्रेन्यूल्स को हम लाइपोफस्किन पिगमेंट का नाम देते हैं और ये ख़ास तौर पर बूढ़े जो अफराद होते हैं उनके फाइबर्स में हमें नज़र आता है। माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम्स आर एबंडेंट इन द मसल फाइबर्स। दिल के इज़लात की जो फाइबर्स हैं उनमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सार्कोसोम्स भी कहते हैं, वो भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें गोल्जी अपरेटस भी पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, इज़लात की खसूसियात। मसल टिश्यू हैज़ 4 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। इज़लाती टिश्यू 4 बुनियादी खसूसियात रखते हैं। पहले नंबर पर है एक्साइटेबिलिटी, पुरजोश होना। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इज़लाती टिश्यू में ये काबिलियत पाई जाती है कि ये किसी भी हरकत के पैगाम को वसूल भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। द स्टिमुलस इज़ अ चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इनिशिएट्स एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही ये हरकत होती हैं तो इसकी वजह से अंदरूनी और बैरूनी माहौल में तब्दीली रूनुमा होती है जो कि इम्पल्स पैदा करती है। दूसरी खसूसियत है कंट्रैक्टिबिलिटी, साइज़ का कम होना। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू एक्टिवली जनरेट्स फोर्स टू थिकन एंड शॉर्टन टू डू वर्क व्हेन अ सफिशिएंट स्टिमुलस इज़ अप्लाइड। जब हम काफ़ी मिकदार में हरकत पैदा करते हैं तो इसकी वजह से इज़लाती टिश्यू के अंदर क़ुव्वत और हरारत पैदा होती है। ये क़ुव्वत और हरारत सेल्स के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म हरकत करने के काबिल होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल इज़ एक्सटेंसिबिलिटी, तोसी होना। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू बी स्ट्रेच। इज़लाती टिश्यू में ये काबिलियत पाई जाती है कि ये फैलने की खसूसियत भी रखते हैं। फोर्थ इज़ इलास्टिसिटी। This is the ability of muscle tissue to return to its original shape and size after contraction.
सिकुड़ने के बाद इज़लाती टिश्यू में ये काबिलियत पाई जाती है, ये खसूसियत मौजूद होती है कि ये अपनी असली शक्ल और साइज़ में वापस आ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मसल्स, इज़लात क्या काम सरंजाम देते हैं। मसल्स परफॉर्म द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट इज़ मोशन, हरकत करना, बोथ रिफ्लेक्सली एंड वॉलंटियरली। इंसानी इज़लात दो तरह की हरकत करते हैं। पहली है वॉलंटियरली, जिसको हम अरादी इज़लात की हरकत कहते हैं। ये वो इज़लात हैं जिनकी हरकत हमारी ख्वाहिश, हमारी मर्ज़ी और हमारी ज़रूरत के ताबिया होती है। इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स या फिर अरादी इज़लात की हरकत कहते हैं। इंसानी जिस्म में ज़्यादा तादाद अरादी इज़लात की होती है और दूसरी किस्म होती है गैर अरादी इज़लात, इनवॉलंटरी मसल्स। ये वो इज़लात हैं जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता और वो खुद ब खुद अपने अपने काम जारी रखते हैं। इन्हें हम गैर अरादी इज़लात कहते हैं, जिनमें शामिल हैं दिल, पसलियाँ, मैदा, छोटी आंत वगैरह। दूसरा अहम फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। मसल टिश्यू अनेबल्स द बॉडी टू मेंटेन पोस्चर। इज़लाती टिश्यू इंसानी जिस्म के ख़ास किस्म की शक्ल मुहैया करने में मदद देते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल होल्ड्स द बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशन सच एज सिटिंग और स्टैंडिंग। जब इंसान बैठा होता है या फिर खड़ा होता है तो इन दोनों सूरतों में स्केलेटल मसल इंसानी जिस्म को सिकुड़ने की सलाहियत मुहैया करते हैं, यानी कि वो हरारत प्रोवाइड करते रहते हैं। तीसरा अहम फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हरारत का पैदा होना। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल produces heat and is important in maintaining normal body temperature। स्केलेटल मसल के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि उनके सिकुड़ने से हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ ऑल बॉडी हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मसल कंट्रैक्शन। ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 80% जो है वो इन इज़लात के सिकुड़ने की वजह से ही पैदा होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मसल टाइप। अब तक हमने इज़लात की जितनी भी इक़साम पढ़ी हैं, यहाँ इस स्लाइड में हम उन तमाम इक़साम का आपस में मुवाजना करेंगे कि आया किस तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाईं तरफ देखें तो ऊपर में नेम ऑफ मसल्स लिखा हुआ है। कौन कौन से मसल्स शामिल हैं? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। इन तीनों का हम आपस में मुवाजना करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है नेचर, यानी कि साख्त, यानी कि उनका वजूद किस तरह का होता है। स्केलेटल मसल जो हैं वो वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड होते हैं। वॉलेंट्री से ये मुराद है कि ये वो इज़लात हैं जिनकी हरकत हमारी मर्ज़ी, हमारी ख्वाहिश और हमारी ज़रूरत के ताबिया होती है। इन्हें हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं और ये इंसानी जिस्म में ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो ये बात अब आपको वाज़िया हो गई कि स्केलेटल मसल जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्राइएटेड भी हैं, यानी कि इनमें सिकुड़ने वाले इज़लात हैं जिनके रेशे धारियों की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल जो हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इनमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता और ये खुद ब खुद अपने अपने काम सरंजाम देते हैं। इनको हम गैर अरादी इज़लात या फिर इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, लेकिन ये भी स्ट्राइएटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि इनके रेशे भी हमें धारियों की शक्ल में नज़र आते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म की बात करते हैं जो कि है स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं और अनस्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि इन पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इनके जो रेशे हैं वो धारियों की शक्ल में हमें नज़र नहीं आते। इसके बाद दूसरा अहम डिफरेंस है जनरल स्ट्रक्चर का। बंडल्स ऑफ सेल्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल मसल के जो खुलिये हैं वो बंडल की सूरत में पाए जाते हैं
और कुछ खुलियों के दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू भी हमें नज़र आता है। इसके बाद कार्डियक मसल का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बनाता है टू फॉर्म अ सिंसीटियम। व्हाट इज़ द सिंसीटियम? ये लफ्ज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे ये मुराद है कि एक बड़ा सा सेल जो कि ज़्यादा खुलियों से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम सिंसीटियम का नाम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्मूथ मसल के जनरल स्ट्रक्चर की। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो भी स्मूथ होता है। तीसरा अहम डिफरेंस है कनेक्शन बोथ एंड्स टू द बोन्स। स्केलेटल मसल जो हैं ये बोथ एंड्स टू द बोन्स, हड्डियों के जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो टू इटसेल्फ टू फॉर्म अ कैविटी, ये अपनी कैविटीज़ खुद बनाते हैं क्योंकि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म है स्मूथ मसल्स की। तो इनका कनेक्शन किसके साथ होता है? टू इटसेल्फ टू फॉर्म अ कैविटी और बोन, ये अपना खुद से कैविटी और ट्यूब बनाते हैं। फोर्थ इज़ सेल साइज। स्केलेटल मसल का साइज़ क्या होता है? तो स्केलेटल मसल के खुलियों का साइज़ 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसके बाद कार्डियक मसल का सेल साइज़ देखते हैं तो कार्डियक मसल का सेल साइज़ है 10 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर या फिर 50 to 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, फॉर्मिंग अ सिंसीटियम। स्मूथ मसल के डायमीटर की बात की जाए तो उसके सेल का साइज़ है 2 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर और 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। इसके बाद न्यूक्लाई देखते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर न्यूक्लाई हर सेल के अंदर लार्ज तादाद में मौजूद होते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े तादाद में हर सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल में देखा जाए तो हर खुलिये के अंदर एक न्यूक्लाई मौजूद है। स्मूथ मसल की बात की जाए तो हर खुलिये के अंदर एक न्यूक्लाई हमें नज़र आता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ इंट्रासेलुलर फिलामेंट्स। स्केलेटल मसल में देखा जाए तो रेगुलरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल। स्केलेटल मसल में इंट्रासेलुलर फिलामेंट्स जो हैं वो तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं। अब इसके बाद कार्डियक मसल में देखते हैं तो वहाँ पर भी रेगुलरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल। जबकि स्मूथ मसल में देखा जाए तो रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहाँ पर ये खुलियों की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये पाए जाते हैं। अगला डिफरेंस है फिलामेंट अटैचमेंट। स्केलेटल मसल में इंट्रासेलुलर जेड डिस्क प्रेजेंट है, कार्डियक मसल में भी इंट्रासेलुलर जेड डिस्क प्रेजेंट है। स्मूथ मसल में डेंस बॉडीज़ एंड डेंस बैंड्स। ये डेंस से ये मुराद है घने, यानी कि घना बॉडी और घने इसके अंदर बैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ मैकेनिकल कनेक्शन ऑफ सेल्स। स्केलेटल मसल में देखा जाए इन पैरेलल कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये जो खुद मुख्तार होते हैं उनको हम कहते हैं, यानी कि अपना फंक्शन खुद से परफॉर्म करने की सलाहियत ये रखते हैं। कार्डियक मसल में देखा जाए कनेक्टेड एंड टू एंड एंड इन पैरेलल, यानी कि इससे ये मुराद है कि ये एक दूसरे सिरों से ये जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। फंक्शन एज अ यूनिट, और ये यूनिट की सूरत में अपना काम सरंजाम देते हैं। स्मूथ मसल्स की बात की जाए मैकेनिकली लिंक्ड ऑल बियर सेम स्ट्रेस, ये मैकेनिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके खुलिये कनेक्टेड होते हैं और तमाम के तमाम इकट्ठे होकर ही कोई भी स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ द इनर्वेशन। इनर्वेशन को कहा जाता है जिद्दत पसंदी। स्केलेटल मसल में देखा जाए तो मोटर फाइबर्स हैं, कार्डियक मसल में देखा जाए ऑटोनॉमिक है, स्मूथ मसल में देखा जाए तो ये भी ऑटोनॉमिक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अफेक्ट ऑफ इनर्वेशन ऑन कंट्रैक्शन। स्केलेटल मसल की बात की जाए कॉन्ट्रैक्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन इनर्वेशन। स्केलेटल मसल की जो सुकड़ावपन है वो तमाम की तमाम उसकी जिद्दत पसंदी पर मुनहसर होती है। कार्डियक मसल की बात की जाए इनर्वेशन मॉडिफाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी जो इनकी जिद्दत पसंदी है वो इनकी सुकड़ाव पर डिपेंड करती है। स्मूथ मसल्स की बात की जाए
Innervation initiates or modifies contraction. Last difference is contraction speed. इनके सिकुड़ावपन की जो सिकुड़ने की जो सलाहियत है उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी रफ्तार कितनी है। तो स्केलेटल मसल में देखा जाए तो फास्ट और स्लो हो सकता है, तेज़ है, हो सकता है या वो स्लो है। इसी तरह कार्डियक मसल की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो स्पीड है यानी कि सिकुड़ने की जो स्पीड है वो फास्ट भी हो सकती है, वो स्लो भी हो सकती है, जबकि स्मूथ मसल्स में स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये 3 अल्फाज का मरकब है। न्यूरो का लफ्ज़ न्यूरॉन से निकाला गया है जिसका तल्लक नर्वस सिस्टम यानी कि इसाबी निज़ाम से है, और मस्कुलर का मैनी इज़लात के हैं जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। और जंक्शन ऐसी मकाम, ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में आकर जुड़ती हैं। तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये मुराद है कि नर्वस सिस्टम और इज़लाती सिस्टम, इसाबी और इज़लाती दोनों निज़ाम एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं। उस मकाम जगह को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम देते हैं। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ जैसा कि सुई हो गई, वो जैसे ही हमारी उंगली के साथ आकर लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है। हमारे इज़लात वो दर्द इस एसाब के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग से ही पैगाम लेकर आते हैं, और पैगाम ये एसाबी निज़ाम के ज़रिए ही आता है और हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम देते हैं। द स्पेस बिटवीन द नर्व एंड द मसल मेम्ब्रेन is comparable to the synaptic cleft at synapse. This whole structure is known as the neuromuscular और मायोन्यूरल जंक्शन। सबसे पहले लफ्ज़ साइनेप्स को समझें कि इससे क्या मुराद है। सिनेप्स असल में न्यूरॉन के आखिर पर छोटा सा वक्फा यानी कि छोटा सा जो खला है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये सिग्नल मुहैया करता है, कहाँ से? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, यानी कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल मुहैया करता है, और ये न्यूरॉन के आखिर पर यानी कि दो न्यूरॉन के दरमियान में ये एक छोटा सा वक्फा होता है। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि ऐसा खला जो दो न्यूरॉन को आपस में अलहदा करे उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं। तो अब ये बात हमें वाज़िया हो गई कि ऐसा खला जो कि नर्व यानी कि सांप और इज़लात दोनों की मेम्ब्रेन्स के दरमियान में होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स, और इस तमाम स्ट्रक्चर को हम न्यूरोमस्कुलर या फिर मायोन्यूरल जंक्शन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर दो अल्फाज का मरकब है। न्यूरो के मैनी न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम से तल्लक रखने वाला, और मस्कुलर का मतलब इज़लात से तल्लक रखने वाला, और मायोन्यूरल जंक्शन ये भी दो अल्फाज का मरकब है। मायो के मैनी मसल से निकाले गए हैं यानी कि इज़लात से तल्लक रखने वाला, और न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम से निकाला गया है जिसके मैनी इसाबी निज़ाम से तल्लक रखने वाला। और इस तरह ये दोनों चीज़ें जब आपस में इकट्ठी होती हैं उस मकाम को हम जंक्शन कहते हैं। साथ वाली तस्वीर में देखते हैं कि ये निज़ाम किस तरह से होता है। अगर आप ऊपर देखें तो आपको नीला रंग नज़र आ रहा है। इस नीले रंग के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो सेल है इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें एक्सोन पाया जा रहा है, इसमें आपको वाज़िया तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएगा, इसके साथ कुछ सिनेप्टिक वेजिकल यानी कि थैलियाँ भी इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। सिनेप्टिक जो थैलियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर नज़र आएंगी, जबकि जो नीचे वाली तस्वीर है वो शो करती है इज़लात को, और ये गुलाबी रंग के अंदर बनाई गई है। ये इज़लाती फ़ाइबर्स हैं जिसके अंदर आपको वाज़िया तौर पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं। रिसेप्टर्स असल में प्रोटीन से बने हुए ये वो मकाम होते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर और बाहर दाखिल हो सकती है। जब हमने सेल को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था वहाँ हमने ये बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर चीज़ों को आने और जाने की इजाज़त देती है, और ये आने और जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिसेप्टर्स के पास ही होता है।
यानी कि जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा सारे प्रोटीन्स देखे थे, जिनको हमने प्रोटीन्स चैनल का नाम दिया था। यही वो चैनल, यही वो रास्ते थे जो चीज़ों को आने और जाने का रास्ता मुहैया करती हैं। तो ये बात अब आपको वाज़ह हो गई कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का काम क्या है। तो ऊपर क्या है, न्यूरॉन, और नीचे इज़लाती फाइबर। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं उस मकाम को हम नाम देते हैं जंक्शन का। अब अगर कोई भी पैगाम इज़लात से न्यूरॉन के पास जाना है तो वो इसी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स यानी कि रिसेप्टर्स के रास्ते से ही पहले जंक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद न्यूरॉन तक जाएगा। और न्यूरॉन में भी आप वाज़ह तौर पर हरे रंग के छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं, वहाँ पर भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं और उस रास्ते से वो मैसेज, वो पैगाम इन तक, न्यूरॉन तक पहुँचा दिया जाएगा। मज़ीद हम न्यूरल सिस्टम को आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हमारा मसल्स वाला चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर्स को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाजमी से शेयर किया करें।